गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंदर आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपाय। यह हमारा पार्ट 5 है। पूर्व की कक्षा में हम पढ़ रहे थे कि पाठ्यक्रम विकास के उपागम कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने विषय केंद्रित पढ़ा था, उपागम पढ़े थे, पर्यावरण को उत्पन्न करने के उपागम पढ़े थे और जैविक पर्यावरण के उपागम पढ़े थे। उसके साथ हमने जो व्यवहारवाद है उसके उपागम का अध्ययन किया था। उसके हम सिद्धांतों को पढ़ रहे थे कि उसके सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो उस सिद्धांतों में हमने देखा कि जो पाठ्यक्रम विकास हम कहते हैं, जो व्यवहारवाद के जो सिद्धांत दिए गए हैं, उनका जो क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक क्षेत्र में विस्तृत है, व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसी के आधार पर हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है उनको किन किन बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम अध्ययन करेंगे, जो पाठ्यक्रम विकास के उपागम के अंतर्गत जो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। प्रक्रिया के अंदर हम देखेंगे उद्देश्य कैसे होंगे, इसके साथ हम देखेंगे ये शिक्षा है उसका वह सार्वभौमिकता किस प्रकार की है, और उसके साथ में हम अध्ययन करेंगे कि शिक्षा के कार्यों में जो वृद्धि हो रही है वह कैसे हो रही है। तो इसके अंदर हम पॉइंट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया, कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया। अब हम उसमें पहला पॉइंट देखते हैं उद्देश्यों की व्यापकता। उद्देश्यों की व्यापकता की पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत जो उद्देश्य है उसकी व्यापकता किस प्रकार की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्देश्यों की जो व्यापकता है उसके अंतर्गत हम जब पाठ्यक्रम का विकास करते हैं वह संभव हो पाता है। हम देखेंगे कि जब हम पाठ्यक्रम का विकास करते हैं, अगर वह विकास छात्रों के एक पक्ष को लेकर होता है तो पाठ्यक्रम संकुचित व सीमित अवस्था में रह जाता है। अगर पाठ्यक्रम जो विकास अगर छात्रों के स्वांगिक विकास के अंतर्गत होता है तो वह विकास विस्तृत क्षेत्र में पहुंच जाता है। इसलिए उद्देश्य की व्यापकता के अंतर्गत हम जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हमें छात्रों के अंतर्गत करनी चाहिए। इसलिए हम देखें तो पाठ्यक्रम का जो विकास है वह हमें छात्र के पूरे स्वांगिक विकास से संबंधित होना चाहिए, जिससे जो छात्र है उनका संपूर्ण विकास हो सके और वह पाठ्यक्रम विकास संबंधित जो भी उपाय किए जाते हैं उनको इसके अंतर्गत सम्मिलित कर सके। क्योंकि जब छात्रों के एक पक्ष का अगर निर्माण किया जाता है तो उनकी गति भी क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। इसलिए अगर हम देखें तो जो उद्देश्य होते हैं उनकी व्यापकता के लिए हम पाठ्यक्रम का विकास व्यक्ति के स्वांगिक विकास से करते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण विधियों व्यापकता। कि शिक्षण विधियों में व्यापकता अगर हम इसके अंतर्गत देखें तो प्राचीन समय में हमने देखा है कि जो शिक्षण की विधियां हैं वह उनकी वर्तमान की जो शिक्षण विधियां की तुलना में वह कम है। क्योंकि वर्तमान समय में हम देखें शिक्षण विधियां उसका अधिक चलन हो रहा है। प्राचीन काल में शिक्षण विधियां थी जो कम उपयोग में ली जाती थी, परंतु अगर आज हम देखें तो कुछ शिक्षण विधियां है जो छात्र केंद्रित होती है और कोई जो होती है वो शिक्षक केंद्रित होती है।
पाठ्यक्रम विकास में करता है, जिससे जब छात्रों को हम किसी प्रकार का अध्ययन करवाते हैं या किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्ति करवाते हैं तो शिक्षण विधियों के माध्यम से होना सरल होती है। तो अगर हम देखें तो वर्तमान समय में शिक्षण विधियों की जो शिक्षण विधियां है उनका एक व्यापक क्षेत्र फैलता जा रहा है। तो शिक्षण विधियों के माध्यम से हम छात्रों को सरल से कठिन की ओर, कठिन सरल की ओर ले जा सकते हैं और छात्र इसका अध्ययन आसानी से कर पाते हैं। तो हम पाठ्यक्रम विकास में अगर हम देखें तो जिसका सहयोग है वह शिक्षण विधियों का अधिक सहयोग हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा की शिक्षा की सार्वभौमिकता। शिक्षा की सार्वभौमिकता क्या है? तो सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना सार्वभौमिकता कहलाता है। इसके अंदर हम देखें तो शिक्षा की सार्वभौमिकता के आधार पर हम देखते हैं तो पाठ्यक्रम का जो विकास है वह विस्तृत रूप में पाया जाता है। कि वर्तमान समय में हम देखें कि जो मनोवैज्ञानिक है, जो शिक्षा शास्त्री है, उन्होंने क्या करा, अपने प्रयासों के माध्यम से शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास किया है। क्योंकि शिक्षा को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए जिससे हर छात्र शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसलिए हमें छात्रों को शिक्षा प्रदान अधिक से अधिक करनी चाहिए, वो भी निःशुल्क करनी चाहिए। इसके अंदर हम देखें तो इसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार की रुचि लाया जाए या हम यूं कहें शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को किस प्रकार बनाया जाए उसका हम ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम देखिए शिक्षा हम छात्रों को प्रदान करते हैं तब उसमें देखा जाता है कि हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान छात्रों के लिए उपयोगी है या नहीं। तो हमें पाठ्यक्रम का विकास इस आधार पर करना है कि वह छात्रों को रुचिकर लगे और साथ ही साथ इनकी शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है वह भी इनके लिए प्रभावी सिद्ध हो सके। क्योंकि हमारा शिक्षक होता है उसका एक ही मकसद होता है कि छात्रों को अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति हो और छात्र उस ज्ञान की प्राप्ति अधिक से अधिक कर सके। तो हमें इसके अंदर ध्यान देना है कि हमें हर बालक को या हर लोगों तक शिक्षा को पहुंचाना है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो। तो हम उन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हम कोशिश करते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और जब हम उनको शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह शिक्षा के माध्यम से अपने रोजगार की प्राप्ति भी करते हैं, जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम शिक्षा प्राप्त करें और हमारे रोजगार के अवसर हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें। तो अगर हम देखें तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण पाठ्यक्रम विकास में अपना एक महत्व रखता है। क्योंकि शिक्षा है वह सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए हमें छात्रों को अधिक से अधिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे हर छात्रों में शिक्षा का ज्ञान प्राप्त हो सके। फिर नेक्स्ट है चौथा शिक्षा शिक्षा का महत्व क्या है पाठ्यक्रम विकास में? असल में देखिए हम वर्तमान समय में जो शिक्षा है उसका बहुत ही महत्व रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे जो बच्चे हैं वह शिक्षा प्रदान करें। तो अभिभावक क्या चाहेंगे कि हमारा बालक बालिकाएं हैं वह विद्यालय जाकर शिक्षा प्रदान करें। तो जो अभिभावक है वह विद्यालय से अपेक्षा करते हैं कि हमारे बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो। इसके साथ साथ जो हमारे बालक है उन्हें अंग्रेजी शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि छात्रों का स्वांगिक विकास हो पाता है। क्योंकि आज वर्तमान समय में हम देखें तो एक अंग्रेजी शिक्षा है उसका अधिक महत्व रहा है। आजकल हिंदी है विषय कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो विद्यालय में जो अभिभावक है वह
अपेक्षा करते हैं कि हमारे छात्र को वहाँ जाकर शारीरिक मानसिक विकास तो होगा ही, साथ साथ अंग्रेजी विषय संबंधी जानकारी भी रख पाते हैं, जिससे आगे चलकर वह अधिक शिक्षा प्राप्त करके वह रोजगार के जो अवसर है उसे प्राप्त कर सके। तो उनका यही मकसद होता है कि जो शिक्षा है वह हमारे बालक बालिका तक पहुँच सके और छात्रों का स्वास्थ्य विकास हो सके। तो इसके अगर हम देखें तो इसके दौरान क्या होता है कि जो अभिभावक है उनकी आकांक्षाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि जो विद्यालय में शिक्षक है वह भी यही कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा कोई कमजोर है या पढ़ने में अच्छा है तो कमजोर बालकों को भी जो शिक्षक होते हैं वह इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं कि छात्र धीरे धीरे करके उस जो हमारे द्वारा बताए गए जो ज्ञान है उनकी वह प्राप्ति कर पाता है, जो कि क्या होता है कि उनके लिए आवश्यक भी होता है। तो हम देखते हैं तो इसके अंदर हम देखें तो शिक्षा के महत्व बढ़ने के कारण जो पाठ्यक्रम है उन्होंने विस्तृत रूप ले लिया, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हमारे बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। तो शिक्षा का क्षेत्र क्या हो जाए यहाँ पर व्यापक हो जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक बच्चे हैं वह इस शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये था हमारे शिक्षा का महत्व। ये पाठ्यक्रम विकास में शिक्षा का क्या महत्व है, तो हम ये देखते हैं कि पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत शिक्षा का अधिक महत्व होता है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करना प्राप्त करना हर व्यक्ति की इच्छा होती है, क्योंकि सब व्यक्ति चाहते हैं कि हम शिक्षा प्राप्त करें और आगे चलकर हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। तो शिक्षा का महत्व पाठ्यक्रम विकास में अधिक होता है। अब नेक्स्ट है पांचवा, शिक्षा के कार्यों में वृद्धि। कि शिक्षा के कार्यों में वृद्धि, शिक्षा के कार्यों में वृद्धि किस प्रकार की? सबसे पहले हम देखें तो प्राचीन समय में जो शिक्षा है उनका कार्यक्षेत्र सीमित था, परंतु अगर हम आज देखें तो शिक्षा का कार्यक्षेत्र अधिक बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा के जो कार्य है वह छात्र, शिक्षक और समाज से संबंधित होते हैं, क्योंकि यह सब मिलकर वर्तमान समय में शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय सद्भाव या विश्व बंधुत्व के माध्यम से का माध्यम माना जाता है, क्योंकि शिक्षा का जो माध्यम है वह अंतरराष्ट्रीय लेवल का होता है, क्योंकि सभी जगह छात्रों को पूरे विश्व में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा प्रदान के दौरान सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए अगर हम देखें तो शिक्षा के कार्यों में वृद्धि होती है तो उसका संबंध आज वर्तमान समय हम देखते हैं तो वह समाज से भी संबंध रखता है, छात्र से भी रखता है और शिक्षक से भी रखता है, क्योंकि पाठ्यक्रम विकास का अंतर्गत केवल एक का योगदान ना होगा, इन तीनों का योगदान होता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम का विकास किया जाता है तो उसके अंतर्गत देखा जाता है कि समाज के अंतर्गत कौन कौन सी आकांक्षाएं हैं जिनको हम पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर सकते हैं, जो कि बालक के लिए आवश्यक हो। तो इसके अंतर्गत हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी पाठ्यक्रम के विकास हो रहा है तो उसमें किन किन चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए, जो कि छात्र के लिए भी उपयोगी हो, शिक्षक के लिए भी उपयोगी हो और समाज के लिए भी उपयोगी हो। क्योंकि प्राचीन काल में शिक्षा का इतना महत्व नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी वह मौखिक रूप से दी जाती थी और जो छात्र होते थे वह उस शिक्षा को सिर्फ सुनकर ही शिक्षा प्रदान करते थे। परंतु आज के युग में शिक्षा का क्षेत्र इतना बढ़ गया है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वह शिक्षा के माध्यम से ही आगे बढ़ना चाहते हैं और शिक्षा ही उन्हें आपस में सद्भाव की भावना विकसित करती है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहना पसंद करते हैं। तो हम यूँ कहें तो शिक्षा के कार्यों में वृद्धि हो रही है पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत। अब नेक्स्ट देखते हैं छठा, संचार क्रांति।
संचार क्रांति। अब संचार क्रांति के अंतर्गत क्या पॉइंट आ जाएंगे कि संचार साधनों की जो व्यापकता ने भी पाठ्यक्रम विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्योंकि अगर हम वर्तमान समय में देखें तो इंटरनेट के जो माध्यम से किसी भी तथ्य पर अधिक से अधिक विचार किया जा सकता है। अगर हम देखें कि प्राचीन समय में या हमारे कुछ वर्षों में हम जो ज्ञान प्राप्त करते थे वह हमारे पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्रदान करते थे और हमारा ज्ञान उन पाठ्य पुस्तक तक ही सीमित था, अधिक नहीं बढ़ता था, क्योंकि हम पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करके वहीं तक सीमित रखते थे। परंतु आज के युग में अगर इंटरनेट का युग है तो हम इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न जो भी तथ्य हैं उन पर अधिक से अधिक जांच पड़ताल कर सकते हैं या हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम इंटरनेट के माध्यम से उस चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी हम उससे अधिक जानकारी ले सकते हैं। परंतु प्राचीन समय में हम देखें तो हम पाठ्य पुस्तक से ज्ञान प्रदान करते थे, शिक्षक हमें ज्ञान प्रदान करता था, वहीं तक हम सीमित होते थे। अगर हमें कोई समस्या है तो कई बार ऐसा होता था कि हम उस समस्या को भी क्लियर नहीं कर पाते शिक्षक के सामने। परंतु आज का युग इतना बढ़ गया है कि आज अगर हमें कोई भी परेशानी आती है पाठ्यक्रम समय तो हम इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ का हम समस्या का हल निकाल सकते हैं। तो संचार क्रांति ने भी पाठ्यक्रम विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखा ही है, क्योंकि संचार क्रांति ने आज के युग में बहुत ही परिवर्तन ला दिया है, जो कि जो छात्र हैं उनके लिए आवश्यक भी होता है। तो ये रहा संचार क्रांति। अब हमारा सातवां पॉइंट है वैश्विक संस्कृति। वैश्विक संस्कृति के कारण ही जो शिक्षा है उसका जो पाठ्यक्रम का विकास भी विकसित होता है, क्योंकि विश्व के अनेक देशों में शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है और इन उपयोग के कारण जो छात्र है वह करके सीखने व शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका उपयोग करके पाठ्यक्रम से क्रियाएं हैं और पाठ्यक्रम से क्रियाएं हैं कि अवधारणाओं का समावेश वैश्विक संस्कृति के आधार पर ही संपन्न हुआ है। क्योंकि हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो वैश्विक संस्कृति होती है, जो विश्व स्तर पर जो संस्कृति होती है हमारी, उसके अंदर हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो पाठ्य सहकर्मी क्रियाएं होती है, जैसे खेलकूद होते हैं, वाद्य प्रतियोगिता होती है, ये सब जो भी सहकर्मी क्रियाएं होती है उनका संचालन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिससे छात्रों का संपूर्ण विकास इसके अंतर्गत होगा। क्योंकि विभिन्न जो क्षेत्र है, जो देश होते हैं, वे भी क्या करते हैं, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, अनेक साधनों का उपयोग करते हैं, जिससे छात्र उस शिक्षण सामग्री को समझकर उस साधनों का उपयोग करके उस शिक्षण सामग्री को सरल व सक्रिय बना सके। तो उसका ये जो वैश्विक संस्कृति है उनका उपयोग भी पाठ्यक्रम से अवधारणा के द्वारा ही इन वैश्विक संस्कृति के आधार पर संपन्न हुआ है, जो कि पाठ्यक्रम विकास में यह भी अपना एक महत्व रखती है। तो ये था वैश्विक संस्कृति। अब नेक्स्ट है शैक्षिक अनुसंधान। का व्यापक क्षेत्र। शैक्षिक अनुसंधान का व्यापक क्षेत्र, इसके अंतर्गत हम देखें तो अनेक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक ही पाठ्यक्रम द्वारा सभी प्रकार के छात्रों को शिक्षण कार्य नहीं कराया जा सकता। अगर हम देखें तो बताया
क्योंकि अगर हम एक ही पाठ्यक्रम को सब बच्चों पे लागू कर देते हैं तो वह उचित नहीं होगा, क्योंकि कुछ बालक तो तीव्र गति से सीखते हैं और कुछ मंद गति से सीखते हैं। तो हमें देखना है कि जो छात्र हैं उनकी आयु स्तर किस लेवल की है या उनकी बुद्धि लब्धि किस प्रकार की है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अलग से जो एक शिक्षण जो व्यवस्था है उनका निर्माण करना चाहिए। अगर जो छात्र तीव्र गति से सीखते हैं उनकी अलग व्यवस्था की जानी चाहिए और जो मंद गति से सीखते हैं उनकी अलग व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि सभी की स्तर आयु समान नहीं होती है, सभी का मानसिक विकास में अलग अलग होता है। इसलिए जो अनुसंधान थे, जो जिन्होंने शैक्षिक स्तर पर जिन्होंने अनुसंधान किए, उन्होंने कुल मिला के यही मत रखा कि हम शिक्षण कार्य सभी छात्रों को समान रूप से नहीं करवा सकते, हमें इसकी अलग व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, क्योंकि छात्र की हमें इसके अंदर आयु और स्तर का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो ये था पाठ्यक्रम विकास की जो उपागम है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया की हमने बिंदुओं का आज वर्णन किया। इसके अंतर्गत आज आपको एक गृह कार्य प्रश्न देती हूँ। विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम आपको पाठ्यक्रम विकास के जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं उनका वर्णन करना है, ये आपको अपनी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इसे सुरक्षित रहने के लिए हम मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित होंगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।